सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। और यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं, टॉपिक सामने दिख ही रहा है आपके, अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए और पूरा देखिए, ठीक है। यदि आप ख़ास तौर पर यदि कोई एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो में मैंने जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, उनका उच्चारण स्थान का एक सूत्र बताया था। आप लोगों को ध्यान होगा, यदि नहीं है ध्यान तो मैं अभी भी बता देता हूँ फिर से। कत मुँह दो, ठीक, जिसमें एक सूत्र में सारे स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान सामने समझ में आ जाता है। लेकिन केवल स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान जानने से कुछ नहीं होगा, है ना। और आपको कोई ऐसी ट्रिक भी एक बार में नहीं बताई जा सकती कि जो सारे स्वर व्यंजन और सभी प्रकार के अक्षरों का उच्चारण स्थान बताया जा सके। और जो सामने दिखाई दे रहा है, ये हैं पाणिनि के सूत्र। यदि इनको आपने एक बार समझ लिया और ये सूत्र अपन ने याद कर लिए तो समझ लीजिए कहीं भी किसी भी परीक्षा में शामिल होने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको उच्चारण स्थान संबंधी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा मैं। देखिए, पहला सूत्र है अपना अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ठीक है। इसको अच्छे से उच्चारण कर लें, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। क्या है इसमें? आ है, आ, और फिर कु है। तो एक बात बता दें आपको, 5 वर्ग होते हैं, का, चा, टा, ता और पा। ये 5 वर्ग हमने पहले भी बताए हैं। और हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, इसमें भी 5 होंगे। चा, छा, जा, जा, इसमें भी 5, ऐसे 25 होते हैं 5-5 के। लेकिन पाणिनि को जब एक ही अक्षर से पूरे वर्ग का बोध कराना हो तो वो क्या करते हैं, इनको ऊ की मात्रा लगा देते हैं। कु, कु बोलने से समझना चाहिए कि पूरे वर्ग की बात हो रही है, ना कि केवल का की। ऐसे चू कर दिया तो चा, छा, जा, जा, यहाँ, टू कर दिया तो टा, ठा, णा, तू कर दिया तो ता, था, ना, और पा, पू कर दिया तो पा, फा, बा, भा, मा। तो इसलिए फिर इनको जब वर्गों का हमें बोध कराना हो तो कु, चू, टू, तू, पू ये बोलते हैं। और यदि सिर्फ का बोध कराना हो तो बोलते हैं क, ठीक। ये बात ध्यान रखिए। इसलिए यहाँ पर उच्चारण स्थानों में सारे सूत्रों में कु, चू, टू, तू, पू, ये देखिए ये लिखा है। इसका मतलब कु का मतलब का वर्ग के सभी अक्षर, ठीक है। तो ये देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा। और फिर है विसर्जनीय, विसर्जनीय मतलब विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक। ये हो गया। तो अभी आपको सूत्र याद रहेगा तो आप इनको याद रख सकेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। और यदि आप परमानेंट आप व्याकरण की दृष्टि से आप याद रखना चाहते हैं तो सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है। आपके किसी भी परीक्षा का, किसी भी एग्ज़ाम में आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। चाहे वो नेट की परीक्षा हो, चाहे सेट की हो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है। अब देखिए दूसरा, इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु में ई है छोटी। अब ई छोटी है, इसका मतलब ई के जितने भेद होते हैं, आ के जितने भेद होते हैं वो सब ले लेंगे। आ के 18 भेद, ई के 18 भेद, तो सारा सभी का उच्चारण स्थान वही है। ऐसा नहीं है कि छोटी ही है तो बड़ी ई का उच्चारण स्थान अलग हो जाएगा, नहीं, वही है। फिर चू से चा, छा, जा, झा यहाँ हो जाएगा, ठीक। फिर है या, तो या आ गया। और फिर शा, ये शा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ठीक। ये ध्यान रखिए। तो अब ये सूत्र यदि याद रहेगा तो आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। हमने भी सूत्र ही याद किए हैं, इसलिए ज़्यादा सहूलियत होती है। इचु यशानाम तालु, इसलिए अब देखिए शाह है, ये तालु से उच्चारित होता है। हम पहले सूत्र से चर्चा कर लें,
इसके बाद हम इनको उच्चारण करके भी आपको बताएंगे और आप भी कर सकते हैं इनका उच्चारण, ठीक है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसमें क्या है, री है, फिर टू मतलब टवर्ग हो गया, टा ठा डा ढाणा हो गया, और फिर रा और शा ये वाला, ठीक। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। अभी सूत्र है चौथे नंबर का, इसमें है ऋतु लसानाम दंतः, मतलब ली, तू मतलब ता था दा ना, ला मतलब ला, और सा मतलब सा। इनका उच्चारण स्थान है दंतः मतलब दांत, ठीक। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आगे उच्चारण इनका होता है, कैसे इनको अपन प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। आगे है उपु पद्मानीयानामोष्ठौ, इस सूत्र को अच्छे से पढ़ लें। उपु पद्मानीयानामोष्ठौ, उपु पद्मानीयानामोष्ठौ, यहाँ पर निकलेगा ऊ लिख दिया। ये पू बड़ा है, आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि पहले जो पवर्ग का पू है और फिर आगे है उपधमानीय, उपधमानीय ये, तो ये दोनों ऊ जोड़ करके के दीर्घ संधि हो गई यहाँ पर, इसलिए ये दीर्घ दिखा रहा है, ठीक है। तो ऊ मतलब ऊ और पू मतलब पवर्ग पूरा, पापा पापा माँ, और एक है उपधमानीय, ठीक। इसको कहते हैं क्या, ओष्ठौ, ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। अभी आप केवल नाम समझिए, इनको हम और डिटेल में आगे समझाएंगे, ठीक है। चलिए, अब है ए दयितोः कंठ तालु। ए दयितोः कंठ तालु का मतलब है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एत और ऐत, ए दयितोः, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया ए दयित, ठीक। अब इसका जो षष्ठी विभक्ति बनेगा वो बन जाएगा ए दयितोः, ठीक है। तो इसका मतलब एत और ऐत का कंठ तालु उच्चारण स्थान होगा। ये तकार जो इसको कहते हैं तपरकरण, जो आप समझ रहे हैं ता हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि जिसके अंत में ये तपरकरण हो जाए अर्थात हलंतता लग जाए, इसका मतलब है कि उसके पहले वाले अक्षर को केवल वही लेना है जो वहाँ लिखा है। समझ रहे हैं आप। एत का मतलब है कि सिर्फ हमें यहाँ पर ए को लेना है, इसका दूसरा रूप नहीं लेना है। और ऐत का मतलब है यहाँ पर केवल ऐ लेना है और कुछ नहीं लेना है, इसके कहते हैं तपरकरण, ठीक है। तो यहाँ पर ए और ऐ इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु, ठीक। कंठ और तालु दोनों से मिलकर के ये बनता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसका बिल्कुल प्रैक्टिकली रीज़न भी हम आपको बता देते हैं कि गुण संधि में आ प्लस ई दोनों को मिला करके ए बनता है, ठीक। और आ है कंठ स्थान और ई है तालु का स्थान, उन दोनों में को मिला करके बना है ए या फिर आई, इसका दूसरा रूप। तो इसलिए इन दोनों का ही उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों को मिला करके हो गया है, ये है इसका रीजन, ठीक। अब देखिए अगला है सूत्र ओदौतोः कंठौष्ठम। इसका मतलब जैसे एदयितो था ऐसे ही ओदौतो है, औथ मतलब ओ और औ, यहाँ भी तपरकरण है, मतलब ओ और औ इसका उच्चारण स्थान कंठ औष्ठम, कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला करके बनेगा। जैसे ए और ऐ में कारण था वैसे ही इसमें भी कारण है। गुण संधि में आ और उ को मिला करके ओ बनता है, और आ का उच्चारण स्थान है कंठ और उ का उच्चारण स्थान है क्या, ओष्ठ, ये। तो यहाँ भी कंठ और ओष्ठ, कंठ औष्ठम, ठीक, ओ और औ दोनों को, ठीक है। तो ये इसका अपन
कारण भी हमने समझ लिया। अब है वकार। वकारस्य दंत औष्ठम, जो वकार है वह, ठीक, इसका उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। दांत और ओठ दोनों को जब मिलाते हैं तब व का उच्चारण होता है, ठीक है। तो ये हमने सूत्र से समझ लिया। अब समझिए हम इनको थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं कि इनका उच्चारण स्थान हमें कैसे करना है, कैसे उच्चारण करना है, ठीक है, और ये कहाँ पर होते हैं सारे उच्चारण स्थान। तो आइए समझते हैं इन सब के उच्चारण स्थान। सबसे पहले कंठ। कंठ कहाँ है? अब चूँकि मैं आपको केवल लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे, आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। कंठ है हमारा, जहाँ से हमारा स्वरतंत्र प्रारंभ होता है गले के अंदर, ठीक है, वो है कंठ। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क्योंकि इसमें और किसी भी प्रकार का स्पर्श और दूसरे स्थानों पर नहीं होता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ और इसका जवाब मैं अगले वीडियो में दे दूँगा, लेकिन आपको सोचना ये है कि देखिए यहाँ पर उच्चारण स्थान आ का है कंठ और का भी कंठ है। इसका मतलब कि जब हम का लिखेंगे तो उसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, लेकिन ई का उच्चारण स्थान है तालु और चा का उच्चारण स्थान भी तालु है, तो इसके उच्चारण में हम तालु कर देंगे, मान लो, ठीक। अब ये बात समझना है कि यदि हम की लिखते हैं, इसमें क्या है, का और ई दोनों हैं, का कंठ का और ई तालु का, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए? या फिर चा हमने लिखा तो चा यदि हलंत कहें तो ये तो हो जाता है तालु से, और आ बनता है कंठ से, तो फिर इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? यदि हमने चा लिखा तो क्या होगा इसका उच्चारण स्थान? तो ये हम आपको आगे बताएंगे कि इसका क्या कारण है, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। कंठ हमारा गले के अंदर हो गया। तालु कहाँ है? तालु है जहाँ हमारे दांत हैं, दांत के ऊपर का जो कठोर हिस्सा है, आप समझ सकते हैं, वो तालु है, ठीक है। मूर्धा कहाँ है? तालु के ऊपर जो कोमल हिस्सा होता है, आप स्पर्श करके भी देख सकते हैं जीभ से अपनी, तो वो है मूर्धा। फिर दंत, दांत तो सामने दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ये होती है कि जब हम बोलते हैं तो फिर दांत का कहाँ पर हमें टच करना है। कहीं ऐसा होता है कि हम जो अपने स्वाभाविक रूप से बोलते हैं तो ये पढ़ कर के हम अपने हिसाब से कुछ और तरीके से बोलने लगते हैं, ऐसा नहीं है। आप बोल करके देख लें, आ, का, ख, ग, घ, ङ, और विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का उच्चारण आधे हा के बराबर होता है, हा का आधा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ह, इस प्रकार से, लेकिन वो अकेला उच्चारण हो नहीं सकता, जब वो किसी अक्षर के पीछे लगा होगा तभी इसका उच्चारण होता है। स्वतंत्र रूप से विसर्ग का उच्चारण कभी नहीं होता, ठीक है। करेंगे भी तो नहीं होगा, करेंगे तो वो हा का उच्चारण होगा। फिर तालु आप इनको बोल करके देख लीजिए, ई को बोलने से पता नहीं चलेगा, च, छ, ज, झ, य, श, इनका जहाँ से उच्चरित हो रहे हों आप उनको देखिए, और चा, छा, जा, जा बोलेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। च, छ, अब जहाँ पर जीभ स्पर्श कर रही है आप ध्यान दे दीजिए, वो च है, तालु है। और इनको याद रखने का दूसरा तरीका भी यही है कि आप इन सब को बोल करके देख लीजिए, चा को बोल करके देख लीजिए कहाँ से हो रहा है, स्पष्ट हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि किसी एक सूत्र के सहारे आपको नहीं बैठना है, उसमें आपको गड़बड़ हो जाएगा, आपको घाटा हो जाएगा। आप एक ट्रिक या एक सूत्र के सहारे आप सोचें कि सब कुछ जान लें, तो ऐसा संभव नहीं है। हमें अलग अलग तरीके से याद रखना होगा, हमें सूत्रों को भी याद रखना होगा, इनके उच्चारण करके भी हमें कभी कभी देखना पड़ेगा, यदि कभी भूल जाएं
तो हमें सब प्रकार से समझना चाहिए कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे कि ये जो ऋतु रसाणा मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान भी हमने टा ठा डा ढाणा बोल दिया यदि, तो मूर्धा का भी पता चल जाता है। और लितु लसानाम दंत में यदि ता था दा धना को बोल दिया तो ये भी हमें तालु का दंत का स्थान पता चल जाता है। लेकिन अब दांत का एग्जैक्ट स्थान क्या होता है ये अब देखिए, दांत की जो जड़ है अंदर तरफ से, तो आप बोलेंगे जब ता था दा धा ना, तो जो दांत और मसूड़े जो हमारे होते हैं, जॉइंट जहाँ से होता है, दांत की जड़ जो होती है, वहाँ पर जीव का स्पर्श होता है, ता था दा धा ना। और हर बार थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है ना, एग्जैक्ट कभी दांत में भी टच होता है, कभी जड़ में टच होता है, ऐसा होता है। तो ये है दंत, उसको सबको दांत ही कहते हैं। हम जब स्टार्टिंग में इनको पढ़े थे तो ऐसा हम सोचते थे कि दांत के नीचे आना चाहिए, दांत को स्पर्श होना चाहिए, तो वो फिर अपनी तरफ से कुछ एफर्ट हो जाता था। नहीं, स्वाभाविक रूप से आप देखिए बोलते समय कहाँ स्पर्श हो रहा है, तो ता था दा धा ना, तो दांत पे टच होता है, कभी जड़ पे टच होता है, तो वो उच्चारण स्थान है। उनके साथ में ला और सा, तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है इनके और इनके स्पर्श होने में, लेकिन इनका उच्चारण स्थान भी यही बताया गया है। जैसे कि हम ला बोलें, ला ला, तो ये दांत में टच ना होकर के हल्की सी ऊपर टच होता है। ऐसे ही सा, तो सा तो बिल्कुल दांत के नीचे ही आ जाता है ये जीव, तो ये होता है। और इस सा को बोलने में तो ये सा का उच्चारण तो बहुत कम लोग सही करते हैं। हाँ, इसका और इसका आजकल सही हो रहा है ना। इसको इस तालव्य सा कहते हैं, इसको मूर्धन्य सा कहते हैं, इसको दंत सा कहते हैं। तो इसका उच्चारण होगा शा, इसका शा और इसका सा। इन तीनों का उच्चारण स्थान हमें ध्यान से करना है। फिर ओष्ठ का हमने बता ही दिया, ठीक। इनमें कोई बिल्कुल भी समझने के लिए परेशानी नहीं होना चाहिए कि दोनों ओठों को जोड़ेंगे तो पा फा भा भा मा बन जाएगा, ठीक है। और उपधमानीय क्या कहलाता है, तो उपधमानीय के लिए कहा है, वैसे मैं जब अयोग वाह की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम बताऊंगा मैं अच्छे से अयोग वाह में कि ये क्या है, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं कि पा और फा के पहले जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह ये वेदों में ही होता है, यहाँ पर तो नहीं होता, तो उसको कहते हैं उपधमानीय, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है। अब कंठ तालु ये हमने बता ही दिया आपको कि कंठ से भी निकलेगा स्वर ए, और तालु का भी जो वायु है वो तालु से स्पर्श होकर निकलेगी, ठीक है। तो ये कंठ तालु। और ओ और औ, कंठौष्ठम, आप देखें ओ बोलेंगे ओ, तो ओंठ जो है गोल हो जाते हैं, ओ औ, तो ओंठों का कार्य होता है, इसीलिए यहाँ पर कंठ और ओष्ठ दोनों हो गए। वा का उच्चारण स्थान क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा, ठीक, वो ऊपर के दांत में टच होगी, ऊपर वाले में। कैसे, अब देखें अपन वा का उच्चारण। वा का उच्चारण कैसे करना है, तो दंतौष्ठम, दांत और ओंठ को टच करना है। तो कौन सा दांत, ऊपर के दांत होंगे और नीचे का ओंठ होगा। वाह, आप करके देख लीजिए, नीचे के होंठों को ऊपर के दांत में टच करेंगे तो हमारा वा का उच्चारण होगा। कई लोग इसको वा बोलते हैं, वा नहीं है ये वा है। वा, नीचे के होंठों को ऊपर के दांत में टच करेंगे तो इसका सही उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सभी अक्षरों का, वर्णों का उच्चारण। अब हम अगले वीडियो में, हमें 2-3 वीडियो जो बहुत ज़रूरी है, जो विषय है हमारा बनाना, एक तो अयोग वाह का हमने पहले बताया था, इसके बाद हमारे प्रयत्न हैं, उनके बारे में भी बताएंगे, प्रयत्न, ठीक है।
तो प्रयत्नों के अंदर ही अल्प प्राण, महाप्राण वगैरह आएंगे। ठीक, तो पहले हम बनाएंगे अयोगवाह, फिर प्रयत्न। ठीक, और एक है इन सभी के भेद, जैसे आ है, आ के 18 भेद होते हैं, तो कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, तो इन सब के बारे में भी। तो आप बने रहे हमारे साथ में, और जो भी आपकी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।